नमस्कार साथियों, वेलकम टू अनन्या जीनस क्लासेस। साथियों, आज से हम लोग 12th क्लास के लिए इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई या आपका भाई बहन 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो यहाँ से बिल्कुल पूरा तैयारी कराया जाएगा, जिसमें हम स्टार्ट ग्रामर से कर रहे हैं। एकदम जैसे सिलेबस में है वैसे हम चलेंगे। यह बिहार बोर्ड और सीबीएसई जितना भी बोर्ड है सभी के लिए उपयोगी है, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। हम ग्रामर में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अगर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब यह ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सेंटेंस को चेंज किया जाता है विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, बिना उसके मीनिंग को बदले हुए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसे चेंज किया जाता है, सेंटेंस को चेंज करना है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदल सकते। अगर सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं और उसका अर्थ बदल जाता है तो इसका मतलब वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगर बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, आई एम पुअर। अब इसमें क्वेश्चन यह है कि आई एम पुअर को हम किस तरह से लिख सकते हैं ताकि सेंटेंस तो चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें तो आई एम पुअर को क्या हम आई एम नॉट रिच नहीं लिख सकते हैं? आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। आई एम नॉट रिच मतलब क्या, मैं अमीर नहीं हूं। देखिए सेंटेंस चेंज हो गया है, लेकिन क्या इसका मीनिंग चेंज हुआ है? मीनिंग बिल्कुल सेम है। अभी उस समय भी गरीब थे और अभी भी गरीब है, लेकिन देखिए सेंटेंस चेंज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपको ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा रहेगा एसेप्टिव टू इंट्रोगेटिव। हम लोग एसेप्टिव से इंट्रोगेटिव भी बनाना सीखेंगे और इंट्रोगेटिव से एसेप्टिव भी। फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिमूव टू। तीसरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चौथा एफर्मेटिव टू नेगेटिव। फिर वैसे ही नेगेटिव से हम लोग एफर्मेटिव भी बनाना सीखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला हम लोग एसेप्टिव टू इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है एसेप्टिव टू इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहला 1 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एसेप्टिव दिया रहेगा और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सीखेंगे। अगर हम इस चीज को पढ़े एसेप्टिव टू इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव तो सबको पता रहता है इंट्रोगेटिव क्या है, कि प्रश्न वाला जो सेंटेंस रहता है उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। लेकिन एसेप्टिव नहीं पता रहता कि एसेप्टिव कहते हैं किसको, एसेप्टिव सेंटेंस। तो एसेप्टिव सेंटेंस को जानने से पहले हमें एफर्मेटिव को जानना होगा कि एफर्मेटिव कहते किसको है। एफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। अब देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। वैसा सेंटेंस जिसमें ना तो नोट लगा हो और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन हो या क्वेश्चन मार्क ना हो,
वैसा सेंटेंस जिसमें ना तो नोट हो और ना ही वो प्रश्न वाला हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए आई एम पुअर, तो देखिए कंडीशन क्या है एफर्मेटिव होने का? ना नोट रहना चाहिए और ना ही क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। तो आई एम पुअर, देखिए तो क्या नोट है इसमें? नहीं है, पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा कंडीशन प्रश्न वाला नहीं होना चाहिए, देखिए तो प्रश्न वाला है? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों कंडीशन को यह सेंटेंस फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह कि यह एफर्मेटिव सेंटेंस है। और देखिए इसमें दूसरे एग्जांपल को देखिए, आई एम नॉट रिच। क्या बोल रहा है कि एफर्मेटिव में नोट नहीं रहता, लेकिन इसमें क्या आ गया? नोट आ गया। जैसे ही नोट आया वो एफर्मेटिव नहीं कहलाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक आपको एफर्मेटिव समझ आ गया होगा, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना नोट हो और ना ही उसमें क्वेश्चन मार्क हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया हो तो उम्मीद है कि अभी जो एसएक्टिव बताने जा रहे हैं वो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब आ जाइए एसएक्टिव पे। एसएक्टिव कहते किसको है? देखिए जितना भी एफर्मेटिव है वो सभी एसएक्टिव होता है। जितना भी एफर्मेटिव सेंटेंस है वो सभी कौन सा सेंटेंस होगा? एसएक्टिव सेंटेंस होगा। सिर्फ एसएक्टिव में एक नया चीज जुड़ जाता है, वो नोट वाला। अर्थात यह कि एफर्मेटिव एसएक्टिव तो होता ही है, साथ ही साथ जो निगेटिव होता है वो भी क्या होता है? एसएक्टिव होता है। एफर्मेटिव सभी एफर्मेटिव एसएक्टिव होता है और साथ ही साथ जो नोट वाला यानी कि निगेटिव सेंटेंस रहता है वो भी क्या होता है? एसएक्टिव होता है। यहां से यह बात पता चलता है कि सभी एफर्मेटिव सेंटेंस एसएक्टिव होता है, लेकिन सभी एसएक्टिव एफर्मेटिव नहीं हो सकता। देख सकते हैं आप कि आई एम पुअर एफर्मेटिव है तो एसएक्टिव भी है। आई एम नॉट रिच एसएक्टिव है लेकिन एफर्मेटिव नहीं है। तो आई थिंक आपको एसएक्टिव का भी डिफिनेशन पता चल गया होगा। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वही चीज पढ़ेंगे, एसएक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो देखिए आइए सीखते हैं। देखिए कहता लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आपको नियम लिखाया जाएगा या लिखा रहेगा, अगर आप वैसे बनाते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कहता है एसएक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें। देखिए एसएक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहता है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले? सब्जेक्ट से पहले। मतलब यह कि सेंटेंस के शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए। एक नोट यहाँ पे दिया गया है, यदि नोट रहे तो हटा दे और नहीं रहे तो लगा दे। यानी कि नोट रहेगा तो हटा देंगे और नहीं रहेगा तो लगा देंगे। आइए एग्जांपल को देख लेते हैं। ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। एसएक्टिव सेंटेंस दिया गया है और उसको बोलता है इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए। तो आइए चेंज करते हैं। जैसे बोला गया वैसे काम करना है। क्या बोला गया है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। इस कैन को क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले अर्थात ए मैन के पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? कैन ए मैन। फिर कहता है नोट, देख लीजिए नोट रहेगा तो क्या करना है? हटा देना है। नोट है ना तो हटा दीजिए, तो हट जाएगा तो बचा क्या? लिव फॉर एवर। और एक चीज ध्यान और देना है, इंट्रोगेटिव में हमेशा साइन जो होता है वह क्वेश्चन मार्क का होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं देते हैं तो आप सही बना करके भी गलत हो जाइएगा। तो ये साइन पे ध्यान देना है। ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, हेल्पिंग वर्ब कैन था, कैन को बाहर कर दिए, अंदर ए मैन चला गया तो कैन ए मैन लिव फॉर एवर और लास्ट में क्या लगा देना? क्वेश्चन मार्क। आइए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं।
एसेक्टिव है, शी इज ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन है और बोल रहा है इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लिख दीजिए, तो इज लिखा गया इज शी। अब देखिए इसमें नोट नहीं है तो अब नोट लगा देंगे। यहाँ पे नोट था तो हटा दिए, यहाँ पे नहीं है तो लगा दिए ब्यूटीफुल और क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एडजेक्टिव दिया गया है आई लव यू, इसको बोल रहा है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब देखिएगा अगर आप टेंस अच्छे से पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन वाला स्ट्रक्चर अच्छे से याद होगा टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज से शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आई है तो डू लग जाएगा, डू आई लव यू, ये रॉन्ग हो गया। डू आई नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, डू आई नोट लव यू क्वेश्चन मार्क। आइए सिंपल पास्ट का भी एक देख लेते हैं। सिंपल पास्ट में जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ही एट ए मैंगो, ये क्वेश्चन है, एडजेक्टिव दिया गया है और बोल रहा है इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो डू बाहर आ गया, डू या डज बाहर आता है, आई के साथ डू लगता है इसीलिए डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज रहता है। अगर यहाँ पे ही सी इट या कोई नाम रहता तो हम डज यहाँ पे देते। अब इसको देखिए सिंपल पास्ट है, कैसे पहचानेंगे, देखिए ही सब्जेक्ट है, एट V2 है और ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका बोल रहा है कि इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इसमें सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव शुरुआत क्या चीज से होता है, डिड से, तो डिड दे दीजिए, डिड ही। देखिए फिर इसमें नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे एट आएगा या इट आएगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, हमेशा डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अगर पिछला साल का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा 2021 का बिहार बोर्ड का, तो इस स्ट्रक्चर पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे पूछा है। डू डज डिड के बाद किसका प्रयोग हमेशा V1 का। तो यहाँ पे डिड जैसे ही यूज हुआ तो क्या लगा देंगे, एट का V1 क्या होगा, इट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो लिख दीजिए ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप सभी के पास ये बुक जरूर होगा, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का। हम कुछ होमवर्क देंगे, उसे आपको बनाना होगा और बनाकर तो हो सके पॉसिबल तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज हम लोग एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव सीख गए हैं। कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव होगा। आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आप इस बुक का पेज नंबर 180 देखिएगा और एक्सरसाइज 40 का पेज नंबर 180 और एक्सरसाइज 40 है। आप 1 से लेकर के 15 तक बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। एक्सरसाइज 40 का 1 से 15,
उम्मीद है कि आप होमवर्क जरूर कीजिएगा। और ये क्लास साथियों अब डेली होगा। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो आप मेरे से जुड़े रहिए, आपका पूरा तैयारी इंग्लिश का करा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए कुछ यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।